3 फरवरी 2018 नोएडा में एक एनकाउंटर होता है। पुलिस वालों की गोली का निशाना बनते हैं जितेंद्र यादव। क्या हुआ था, कैसे गोली लगी थी? लाल कलर की ब्रेजा गाड़ी में 4 पुलिस वाले जो ड्रिंक कर रहे थे, दारू पी रहे थे, उन्होंने पिस्टन कोक करके मेरे यहाँ माथे पे रख दी। उसने कहा चाबी दे रहा नहीं दे रहा, कोई इधर से चांटा मार रहा, कोई इधर से राइफल मार रहा। तुम लोगों को पता नहीं है कि योगी जी का आदेश है कि 9 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते। क्या नाम है तेरा? मैंने कहा सर जितेंद्र यादव। कहने लगा अच्छा यादव है। तो एकदम विजय दर्शन ने पिस्टन उठा के मेरा गोली कर मार दिया। ऐसे करके बैठ रहा नहीं बैठ रहा, एकदम से मेरे गोली जो यहाँ गर्दन से आर पार निकल गई। उसके बाद आपको होश था उस वक्त जब गोली? नहीं, होश नहीं था। गोली लगी थी तब तक तो होश था, यहाँ से बहुत ज्यादा ब्लड निकला था, तो उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। मीडिया में क्या एनकाउंटर की खबर आई कि क्या था? हाँ, वो उस टाइम एनकाउंटर का दौर चल रहा था। वो भी अपना मेडल कह रहा था, मैं भी मेडल लूंगा एनकाउंटर करके। उसके बाद कैसा आपका जीवन बदला? 85% मेरी मसल्स जो डैमेज है, खाली 15% मुझे यहाँ से नीचे नीचे कुछ पता नहीं पड़ता है। बहन ने अभी 3 साल पहले मेरी इस हालत को देख के सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। मैं 2017 में मिस्टर उत्तराखंड को मैं जीत के लाया था। ये जो पीछे तस्वीर है, आपकी ही तस्वीर है? गोली मारी थी जिसने, विजय दर्शन शर्मा। जी जी। उससे आपकी पहले से जान पहचान थी, फिर दुश्मनी थी? हाथ जोड़ता है, पैरों का हाथ लगा था मैंने। इन पैरों के क्यों हाथ लगा रहे हैं कि तूने ऐसे ऐसे कर दी? अब क्या रह रहा है इन पैरों में? नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, हमारा ये शो देखने के लिए आज तक रेडियो को आप सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर दें। जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से वास्ता रहा है। 3 फरवरी 2018 नोएडा में एक एनकाउंटर होता है और पुलिस वालों की गोली का निशाना बनते हैं जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव जिम करते हैं, उत्तराखंड मिस्टर उत्तराखंड भी रह चुके थे। 6 साल बाद उस जितेंद्र यादव की हकीकत क्या है, क्या हालत है, ये हम जानेंगे। आज हमारे साथ जितेंद्र यादव हैं। आरोप है कि नोएडा पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर किया था। जितेंद्र जी नमस्कार जी। फिलहाल आप व्हील चेयर पर हैं। कितने साल से आप बेड पर हैं? सर 6 साल हो गया, 7वें साल चल रहा है। 7वां साल जी। 3 फरवरी 2018 को क्या हुआ था, कैसे गोली लगी थी? सर 3 फरवरी 2018 को मेरी बहन की लगन सगाई थी, चाचा की लड़की की, गाजियाबाद में। मैं लगन सगाई करके वहाँ से वापस आ रहा था अपने दोस्तों के साथ, और जस्ट बराबर में ही मैं अपने दोस्तों को ड्रॉप करने गया था। तो वहाँ पे ब्रेजा, लाल कलर की ब्रेजा गाड़ी में 4 पुलिस वाले जो ड्रिंक कर रहे थे, दारू पी रहे थे। तो मैंने उनको, अंदर थे, मैंने पता नहीं था कि पुलिस वाले। तो मैंने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी अपने दोस्तों को ड्रॉप करने के लिए वहाँ पर, तो मेरे दोस्तों ने जो थोड़ी ड्रिंक विंक करा के दी, उन्होंने म्यूजिक चला दिया। तो अंदर से जो पुलिस वाले निकल के आए और मुझसे कहने लगे यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर ऐसे दीदी की शादी थी, वहाँ से आए हैं अभी। तो उन्होंने कहा तुम लोगों को पता नहीं है कि योगी जी का आदेश है कि 9 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते। मैंने कहा सर ऐसा तो कोई आदेश मैंने सुना नहीं है, और सर बिल्कुल जस्ट बराबर में मेरा घर है और यहीं पे मेरी जिम है। मैं आज दीदी की शादी थी, वहाँ से आए, ये दोस्त हैं, इन्होंने ड्रिंक व्रिंक कर ली, इनको थोड़ा छोड़ने आया हूँ। तो सर इसी बात पे वो जो कहा सुनी सी होने लगी। उसने मुझसे कहा क्या नाम है तेरा? मैंने कहा सर जितेंद्र यादव। कहने लगा अच्छा यादव है। तुम यादव जो अखिलेश को आते ही सब जो अपनी अपनी बदमाशी चलाते हो। मैंने कहा बदमाशी थे तो सर मेरा दूर दूर तक को देला नहीं है। मैं तो जिम ट्रेनर हूँ, जिम का ओनर हूँ, अपनी जिम चलाता हूँ, लोगों की सेहत बनवाता हूँ। सर इसी बात पे उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, उल्टी सीधी गाली वाली गुप्तार करने लगा। कहने लगा गाड़ी में बैठो, चौकी पे चलो। मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं सर चौकी पे 10 बजे क्या ज़रूरत है जाने की, गलती होगी, चलो आगे से जो ये म्यूजिक चलाया आगे से नहीं चलाएंगे, गलती होगी। सर इसी बात पे वो ज़बरदस्ती करने लगा, चलो चौकी पे चलो। मैंने कहा चलो चौकी पे चलते हैं। तो सर उसने ड्रिंक करा की थी, वो मुझसे कह रहा गाड़ी की चाबी दे। मैंने उससे कहा सर आपने ड्रिंक करा के, मैं आपको चाबी नहीं दूंगा, आप गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं चाबी दे। तो सर वो चाबी के ऊपर बहस करने लगा, मैंने उसको चाबी नहीं दी। तो सर उन्होंने वो लगा रखी थी पिस्टन, तो उन्होंने पिस्टन कोक करके मेरे यहाँ माथे पे रख दी। उसने कहा चाबी दे रहा नहीं दे रहा। मैंने सर कभी ज़िंदगी में पुलिस वालों से वास्ता नहीं पड़ा, डर के उन्होंने मेरे यहाँ लगा दी, मैंने डर के चाबी दे दी। मैंने कहा चलो चौकी पे तो जा रहे हैं। तो सर उन्होंने चाबी लेके, चौकी हमारी इधर लेफ्ट साइड में, वो इधर शमशान रोड पे ले जाने लगे।
मैंने कहा सर चौकी तो इधर है, आप इधर कहाँ ले जा रहे हो? तो सर वो रास्ते में 3 पुलिस वाले थे गाड़ी में मेरी में, स्कॉर्पियो में, और 3 हम थे, एक मैं और 2 दोस्त मेरे। वो सर गाली गुप्तार देने लगे तो कार आते ही बहुत दबंग बन जाते हो और वो मैंने कहा सर मेरे तो बदमाशी से या किसी चीज़ से आज तक चौकी पे एक रिपोर्ट भी नहीं होगी, मेरी क्या मेरे पूरे परिवार की रिपोर्ट नहीं होगी आज तक। तो सर नोरे तुम सब एक ही वो होते हो और ये रे तुम्हारी बदमाशी छुटा दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सर वो गाड़ी में अंधेरे में गाड़ी लगा के मार पिटाई करने लगे, दारू पी रखी थी बहुत। एक पुलिस वाला आगे से मार दे, आगे से देखें तो पीछे से मार दे, मतलब ऐसा पागल सा बना दिया। अंधेरे में गाड़ी खड़ी करके कोई इधर से मार रहा कोई उधर से मार रहा हमको। तो मैंने कहा सर मैं कोई बदमाश हो तो तुम इस तरह रात को 10 बजे अंधेरे में गाड़ी खड़ी करके इस तरह मार पिटाई कर रहे हो? अरे तुम्हारी यादवगिरी निकाल दूंगा और वो निकाल दूंगा। अब पता नहीं किस यादव ने उसके साथ क्या बुरा करा क्या नहीं पता नहीं, जो वो मेरे साथ ये व्यवहार कर रहा था। सर बहुत ज़्यादा मार पिटाई करने लगा। फिर वो सिलो पहले घेर में गाड़ी को चलाने लगा। मैं उससे कह रहा सर आप इधर कहाँ ले जा रहे हो? वो उधर कहाँ पे लेके जा रहे थे? इधर पुश्ते के पास, उधर शमशान रोड जहाँ कब्रिस्तान, वहाँ पे पब्लिक आती जाती नहीं है। मैंने कहा आप इधर कहाँ लेके जा रहे हो? चौकी तो उधर है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी लेकिन वो गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं था। तो सर मैं पीछे बैठा हुआ था और विजय दर्शन शर्मा पुलिस वाला जो था वो ड्राइव कर रहा था। तो उसने पिस्टन जो पहले ही कोक कर ली थी जब चाबी ली थी मुझसे, तो उसने पिस्टन जो अपने पैर पे रख रखी थी और ड्राइव कर रहा था। तो जैसे ही उन्होंने मार पिटाई गाड़ी में करी थी तो मैं गाड़ी का गेट खोल के मैंने कहा सर मैं कोई बदमाश थोड़ी हूँ आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। मैं सर गाड़ी में से निकलने लगा तो एकदम विजय दर्शन ने पिस्टन उठा के मेरा गोली मार दिया, ऐसे करके बैठ रहा एकदम से मेरे गोली जो यहाँ गर्दन से आर पार निकल गई। गर्दन पे गोली लगी? गोली है निशान है यहाँ से आर पार गोली, पीछे से रीढ़ की हड्डी देखो सब टूटी पड़ी है। हाँ पीछे टाँक आए हुए हैं सारी कमर पे। और सर उसके बाद मेरे दोस्तों ने शोर वोर मचाया, गाड़ी के शीशे वीशे तोड़े, फिर थोड़ी पब्लिक आई और सर फिर वो मेरे को जो छोड़ के भाग गया। तो फिर आप उसके बाद आपको होश था उस वक्त जब गोली नहीं होश नहीं था, गोली लगी थी तब तक तो होश था, यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड निकला था। तो उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। तो उसके बाद फिर आपको कहाँ ले जाया गया? कब होश आया तो क्या था? सर उसके बाद मुझे फोर्टिज हॉस्पिटल में, वो तो भाग गए थे। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ने मिलकर मुझे फोर्टिज हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर वहाँ से डॉक्टरों ने इलाज के लिए मना कर दिया कि ये तो पुलिस केस है। फिर सर मैं 3-4 घंटे गोली लगने के बाद भी ऐसे ही पड़ा रहा यहाँ पे, गोली लगने के बाद भी। फिर मेरे घर वाले पहुँचे वहाँ पे, मीडिया बुलाई, पुलिस बुलाई। फिर उसके बाद अस्पताल की घेराबंदी करी गई, तब कहीं जाके मुझे सुबह को 4 बजे इलाज मिला। उस रात आपके साथ कौन कौन था? सर मैं था और मेरे 2 दोस्त थे, गौतम और एक सुनील। तो पुलिस ने क्या दावा किया कि सर पुलिस ने मेरा गोली मारने के बाद, मेरे 2 दोस्त थे वो रेंट पे रहते, किराएदार हैं, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, उनसे कहा था या तो रातों रात कमरा खाली करके निकल जाना वरना इससे भी बुरा हाल करूँगा तुम्हारा। इन यादवों की गागा बदमाशी छुटाने के लिए आया हूँ। और ये वो पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी गाली दे रहा था। तो नहीं फिर बाद में पता चला कि क्यों मारी गोली, किस लिए मारी, क्या ये मतलब पुलिस अखबारों में मीडिया में क्या एनकाउंटर की खबर आई कि क्या था? हाँ वो उस टाइम एनकाउंटर का दौर चल रहा था, वो भी अपना मेडल कह रहा था, मैं भी मेडल लूंगा एनकाउंटर करके। तो उसके बाद कैसा आपका जीवन बदला? गोली चलने के बाद कितने दिन आप अस्पताल में? गोली लगने के बाद 24 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। उसके बाद अब मेरा विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया मैंने, कई साल हो गए, उसमें 85% मेरी मसल्स जो डैमेज है, खाली 15% मुझे यहाँ से नीचे कुछ पता नहीं पड़ता है। अभी भी इस हालत में मैं अपने जिम को चला रहा हूँ, जैसे भी अपने घर परिवार को अपना खर्चा हर महीने का कम से कम 30-35 हज़ार रुपये मेरे डायपर वगैरह दवाई वगैरह आती हैं, बाथरूम का सामान सब कुछ सब बिस्तर पे ही होता, खाना पीना। सुबह 5 बजे उठ कर आता हूँ और रात को 10 बजे जाता हूँ। इस हालत में अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, अपने आप को, अपना दवाई गोली, अपना खर्चा पानी। सरकार की तरफ से कोई 1 रुपये की मदद नहीं मिली। ये जो पीछे तस्वीर है आपकी ही तस्वीर है? जी ये मेरी है, 2017 की, गोली लगने से पहले की। मैं 2017 में मिस्टर उत्तराखंड को मैं जीत के लाया था, 70 kg में। जी उसके बाद तो लाइफ कतई ख़राब ही हो गई है, बाथरूम लैट्रिन सब बिस्तर पे ही है। इस हालत में भी सुबह 4-4:30 बजे उठना पड़ता है। 2 बच्चे, एक बेटी है 10 साल की, एक बेटा 7 साल का, उनको पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। तो नोएडा पुलिस ने फिर उसके बाद कोई कांटेक्ट किया, कोई FIR, कोई मुकदमा? नहीं जी, ऑन द स्पॉट जब तो 1 महीने के अंदर तो सब आते थे, SP CO HSO कि हम सब कराएंगे, वो कराएंगे, इलाज कराएंगे। उसके बाद कोई भी कुछ नहीं, सब
मिलना भी बंद कर दिया। 2-3 बार योगी जी से मिलने की कोशिश भी की है, लेकिन नाम सुनते ही जो बाहर कर देते हैं पिताजी को। गांव वाले लोग जाते हैं, उनसे भी बात नहीं करते, बाहर से बाहर ही निकाल देते हैं। तो उसके बाद उस पुलिस वाले से सामना हुआ आपका कि क्यों मारी, क्या मारी? कोई इंक्वायरी, कोई जांच, कोई पुलिस? कुछ तो सर उसको दारू का नशा था, कुछ वर्दी का नशा था। अब पता नहीं उसकी आदमियों से क्या दुश्मनी थी, मैं तो जानता नहीं। क्योंकि मैं तो कभी अपने गांव की चौकी पे नहीं चढ़ा, पुलिस चौकी पे आज तक। मेरे तो घर से जिम, जिम से घर, बस यही खाना पीना, अपनी सेहत बनाना, लोगों की, बच्चों की सेहत बनवाना। अभी भी मैं इस हालत में भी बच्चों को कोचिंग देता हूँ। अच्छा, ये भी जानकारी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे थे, उसमें आया कि जो गोली मारी थी जिसने, विजय दर्शन शर्मा, जी, उससे आपकी पहले से जान पहचान थी, फिर दुश्मनी थी? नहीं जी, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। 1-2 बार कुछ मामला हो गया था, थोड़ा बहुत भाई आता जाता था चौकी पे बड़ा वाला, उससे होगी वरना मैं तो आज तक जीवन में कभी उसको देखा नहीं। मैं तो बस कोर्ट में ही मुलाकात हुई थी, और जब वो उस दिन गोली लगी तो उस दिन हुई थी। परिवार में आपके कौन कौन था जब गोली लगी? तो परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? आप कई सालों तक सर परिवार में एक मैं हूँ, एक मुझसे बड़ी बहन है, एक सबसे बड़ा भाई है। बहन ने अभी 3 साल पहले मेरी इस हालत को देख के सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। मुझसे बड़ी बहन थी, वो रोज़ रोती थी मुझे देख देख कर कि तू कब ठीक होगा, तू कब अपने पैरों पर खड़ा होगा। मेरे घर के सामने से अगर कोई स्कॉर्पियो गाड़ी गुजरती है तो मैं सोचती हूँ मेरा भाई आ गया मुझे लेने। वो यहाँ गाजियाबाद बामेटा गाँव है, वहाँ पे शादी करी थी हमने उसकी। तो वो रोती थी रात दिन कि जब भी मैं कि स्कॉर्पियो गाड़ी देखती हूँ मैं सोचती हूँ मेरा भाई आ गया मुझे लेने के लिए। अभी 3 साल पहले उसने सुसाइड कर लिया, गले में फांसी लटका के। बहुत परेशान रहती थी वो रात दिन। वो वही सिस्टर है जिसकी शादी से आप आ रहे थे? नहीं, वो तो चाचा की लड़की की शादी थी, उससे पहले हो गई थी सिस्टर की, मुझसे 1.5-2 साल बड़ी थी। अभी थी, अब उसके एक बच्ची है, उसका लालन पोषण हम कर रहे हैं, हमारे जीजा जी कर रहे हैं। अब मैं भी बेकार हो गया, एक बड़ा भाई रह रहा बस। मम्मी पापा उनकी भी रो रो के रात दिन आंखें बन गई। पापा का इलाज चल रहा दिल्ली से अस्पताल से। अरे आपने बताया कि आपकी सिस्टर का क्या हुआ था मैटर? उनके दिमाग में जो टीबी हो गया, पिताजी के हम सोच गए, उनका टीबी का इलाज चल रहा है। सिस्टर का क्या आपने बताया, सुसाइड कैसे? सिस्टर ने यही परेशान रहती थी रात दिन मुझे देख देख के। वो मुझसे बहुत प्यार मानती थी, रोज़ की मुझसे कहती थी तू कब खड़ा होगा, कब चलेगा अपने पैरों पे। डॉक्टर तो कह रहे 6 महीने में सही हो जाएगा। अब देख देख के वो 3 साल तक उसने इंतजार करा, और 3 साल पहले अभी सुसाइड कर लिया। तो ये व्हील चेयर है जिस पे आप बैठे हैं, कितनी देर बैठ पाते हैं इस पे? सर ज़्यादा 20-25 मिनट बस, उससे ज़्यादा फिर 1 घंटे लौटूंगा, फिर थोड़ी देर बैठ पाऊँगा। ये पीछे रोड डली हुई है, उसमें दर्द हो जाता बहुत। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि कहाँ कहाँ इंजरी मार्क है, कैसे ऐसे जख्म हो गए कि आप बैठ नहीं पा रहे, लेट नहीं पा रहे? डॉक्टरों ने तो 85% पैरालाइज बताया, रिकवरी के चांस भी मना कर दिया कि रिकवरी नहीं होगी। अब तो इसी हालत में सारी ज़िंदगी याद अब होने की सज़ा काटनी पड़ेगी हमें। फोर्टिस अस्पताल में जब आप इतने दिन एडमिट रहे तो उसका खर्चा कितना हुआ? किसी ने उठाया? सरकार? सर उसका 9-9.5 लाख रुपये हुआ था, सब अपने आप से उठाया था। आए तो बहुत लोग थे, डॉक्टर महेश शर्मा जी आए थे, जब तक जितेंद्र, वो काफ़ी सालों से मेरे पिताजी को जानते हैं, जब तक जितेंद्र अपने पैरों पर नहीं चलेगा हमारा अस्पताल खर्चा उठाएगा, सरकार खर्चा उठाएगी। उसके बाद तो मिलना भी बंद कर दिया। बहुत बार पिताजी गए लेकिन कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। बस थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसको बेच के अपना इस जिम से अपना खर्चा पानी चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क करने की कोशिश करी थी या उत्तर प्रदेश सरकार से? अभी 2-3 साल पहले योगी जी आए थे रिलायंस के उस पर उद्घाटन पर, वहाँ पे पिताजी ताऊ जी सब भाई वगैरह गए थे। कोई मिलने के लिए तैयार नहीं, नाम सुनते ही भगा देते हैं कि जितेंद्र यादव के पिताजी आए, कोई बाहर से बाहर भगा देते हैं। इस मामले में मानवाधिकार ने भी कहा था कि बदला लेने, ऐसा लगता है कि पुलिस ने बदला लेने के लिए आपको गोली मारी। जी, मानव अधिकार वालों ने जो मदद करी थी हमारी, हाँ, थोड़ी धनराशि भी दी थी, और वैसे भी कोर्ट वगैरह में अच्छी तरह से वकील वगैरह प्रोवाइड कराया था, उन लोगों ने अच्छी वो करी थी हमारी। हाँ, तो ह्यूमन राइट के कितने लोग आए थे आपके पास? क्या बातचीत हुई थी, क्या बोला उन्होंने? सर शुरू में तो बहुत लोग आए थे, उन्होंने भी शुरू में की थी, लेकिन अब 6-7 साल हो गए, अब तो कोई सब भूल गए, किसी को याद भी नहीं होगा कि जितेंद्र यादव कौन था, क्या हुआ था। अत्याचार ही इतने हो रहे हैं, पब्लिक पुराने को भूल जाती है, नई को फिर याद रखती है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा हो मंगेश यादव को, बेचारे को झोंपड़ी से उठा के बदमाश बना के गोली मार दी उसको।
तो आपके में भी क्लेम किया था कि बदमाश या इनकाउंटर, क्या बताया? मतलब ये जब ये पूरा कांड हुआ तो उसके बाद अखबारों में क्या आया, क्या मतलब किस तरह जब की सर खबरें आ उसने रही थी? गोली मार दी नशे में तो फिर तो वो तो कुछ ना कुछ अपराध लगाएगा ही, लेकिन कुछ सिद्ध नहीं हो। जब आज तक मेरे पे कोई धारा ही नहीं है, मैं पुलिस चौकी पे मेरे बड़े बूढ़े भी नहीं गए आज तक, बाप दादा के नाम भी कोई केस नहीं है, आपके ऊपर कोई केस था? कोई नहीं। आप कभी भी चेक करा सकते हो। अच्छा, कोर्ट में विजय दर्शन जो दरोगा है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। अब अपना आपको तो निर्दोष बताते हैं, जब मैं स्वयं जिंदा हूँ तो मैं कोई, जब मेरे उसने मारे तो मैं और किसी का नाम तो नहीं ले रहा, और भी बहुत पुलिस वाले हैं, या मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है उससे। सर उसमें पहले भी बहुत कांड कर रहे थे गांव में। एक हमारे ताऊ जी हैं, प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी रोड की साइड पर, इसी बात पर उसने हमारे ताऊ जी का कुर्ता फाड़ दिया था। वो बहुत वर्दी के बहुत जुनून में रहता था। अभी इस केस का स्टेटस क्या है? तो सर अब तो उसकी पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं, बस ये सुनने को आया वो ऑन ड्यूटी चल रहा है। बस अभी आपकी जीवन लाइफ तो बस खराब हो गया, बस अब जी रहे हैं जब तक है। अब कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी किसी की दवाई चलती है, कभी किसी की चलती है। बस बच्चे छोटे छोटे उनके लिए जीना पड़ रहा है। अपनी तो बस 6-7 साल पहले ख़त्म कर दी उसने, क्या करें। माँ बाप हैं वो बड़े बूढ़े हैं, उनके दुनिया भर की बीमारी होगी रो रो के, बीपी की, शुगर की, उनका दुनिया भर का खर्चा होता है, क्या करें। अब जो कुछ होता है या सरकार कुछ देती तो इस हालत में मुझे क्या, इस हालत में मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ कर आता हूँ, तो क्या ज़रूरत थी मुझे, अगर सरकार मुझे कुछ मदद करती, कुछ सहारा देती। अब इस हालत में भी आपके सामने जिम चला रहा हूँ, बच्चों को पाल रहा हूँ, अपना भी 70 खर्चे होते हैं। 3 फरवरी 2018 को ये कांड हुआ था, गोली मारी थी आपको। जी जी। अब हालत तो आपकी काफ़ी ख़राब भी है। अब जब कभी रात में सोते हैं तो डरते हैं, या वो जो इंसिडेंट है वो आता है दिमाग में, कुछ क्या होता है? सर रात को बस वही जो गोली लगी थी गाड़ी में, कानों में वही आवाज़ गूंजती रहती है। कभी आधे घंटे के लिए नींद आ जाती है, कभी 1 घंटे के लिए, बस वो कानों में बस वो आवाज़ जाती नहीं है। बस ऊपर वाले से रात दिन यही पूछते रहते हैं क्या गुनाह था, जो अपनी पर्सनैलिटी ख़राब कर दी। एक बहन थी वो चली गई, छोड़ गए, क्या करें। पूरा परिवार मतलब तहस नहस हो गया। बिल्कुल सब बच्चे छोटे छोटे वो कहते रहते हैं पापा आप कब चलोगे, ऐसी बहन कहती रहती थी, क्या करें। 9-10 साल अभी शादी को हुए हैं, इस जवान उम्र में व्हील चेयर पर बैठा दी 7-8 साल से। कभी उन पुलिस वालों से इस गोली कांड के बाद सामना हुआ, आमना सामना हुआ, विजय दर्शन शर्मा और जो और पुलिस वाले थे? हाँ कोर्ट में हुआ था 1-2 बार। माफ़ी मांगता है वो मुझसे, मैं उसको कहता हूँ मुझसे दूर है भाई, बस तू। क्या बोलता है? हाथ जोड़ता है, पैरों का हाथ लगाता, मैंने इन पैरों के क्यों हाथ लगा रहे, इनकी तूने ऐसे ऐसे कर दी, अब क्या रह रहा है इन पैरों में। पैर पकड़ता है कि मुझसे गलती होगी नशे में, उसमें। और वहाँ जज साहब के सामने मना करता है, पहचानने से मना करता है, अकेले माफ़ी मांगते हैं। और भी पुलिस महकमे से कुछ लोग हैं वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो जो हो गया सो हो गया। अरे हो गया सो हो गया, एक बंदे की ज़िंदगी ख़राब होगी, पैसे के ऑफ़र देते हैं कि मेरे पैसे की कीमत है 10 लाख की, 20 लाख की, ये कीमत है एक इंसान की। ऊपर वाला सेहत दे और इज्जत दे, पैसे तो पब्लिक का आदमी कमाई लेता है, अब यहाँ तो सेहत ही ख़राब कर दी। अच्छा, आपके इंसिडेंट के बाद विवेक तिवारी लखनऊ में भी एक जी 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 जी। इस एक्सीडेंट के बाद पहले मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी, तो मुझे देख के बहुत बच्चे आते थे। अब इसको इस हालत को देख के बच्चे आते हैं तो उन्होंने कहते हैं आप बताओगे, मैंने कहा जी हाँ। तो मोस्टली 90% बच्चे उल्टे चले जाते हैं कि इसकी तो खुद बॉडी नहीं है। अब पहले ये बॉडी थी तो मेरे जिम में बहुत क्राउड रहता था, अब तो बस जैसे चल रहा है बस मुझे पता है, क्योंकि जब हालत और थी 6 फुट के लंबे ठाडे बॉडी सॉडी। ये बेहद दर्दनाक जो आप बातें सुन रहे हैं सीधे जितेंद्र यादव के मुंह से, किस तरह से पुलिस वालों ने गोली मारी और उसके बाद 6 साल तक ये बेड पर होते हैं। अभी हम जब हमारी पूरी टीम आई तो वो जिम में लेटे हुए थे, और जब व्हील चेयर पर ये बैठे हैं, बैठने में काफ़ी इनको कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। तो अकेले मतलब ये जैसे आप लेटते हो तो कोई व्यक्ति होता होगा 24 घंटे किसी एक व्यक्ति को आपके साथ रहना होता है? सर रात को तो घर वाली देखती है, हर 2 घंटे में साइड चेंज करनी पड़ती है। डॉक्टर ने बोल रखा है एक साइड लेटोगे तो जख्म हो जाएगा, बेड सोर्स वगैरह, तो हर 2 घंटे का अलार्म भरना पड़ता है बाथरूम करने के लिए। अगर 2 घंटे में बाथरूम नहीं करता हूँ तो लीकेज हो जाता है, कपड़े बिस्तर सब गीला हो जाता है। हर 2 घंटे में
साइड चेंज करनी पड़ती है, वरना इस साइड में जख्म हो जाते हैं। एक साइड जख्म हो गया तो फिर बंदा इस साइड लेटा रहेगा, फिर इधर भी जख्म हो जाएगा। मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं जिनके इतने इतने जख्म हुए पड़े हैं, गल मवाद अंदर सब बेकार हुआ पड़ा है। इसलिए रात को 1-1.5 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पाता हूँ। अलार्म भर रखे हैं, अभी भी आपके सामने अलार्म बजा है। अच्छा, ये अलार्म बजा? ये अलार्म था, हर 2 घंटे का 1.5 घंटे का अलार्म है। ये गोली यहाँ लगी थी तो यहाँ पे? आधे गिलास से 1 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पी सकता, बाथरूम लीकेज हो जाता है। रोटी दिन में 2 या 2.5 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते। कब पोटी आ रही, कब बाथरूम आ रही है। यहाँ से 85% डैमेज है। आप मेरे पैर को भी काट के ले जाओगे, मुझे पता नहीं चलेगा। यहाँ से नीचे नीचे चाकू बढ़ा दोगे पेट में, पता नहीं चलेगा। ये पूरा शून्य है? हाँ, बस ये इस हाथ में बिल्कुल पावर नहीं, बस थोड़ा बहुत इस हाथ में पावर है। पानी वगैरह पी लेता हूँ। तो ये गोली यहाँ लगी थी तो कैसे? गोली यहाँ लगी थी और यहाँ से आर पार निकल के ये रीढ़ की हड्डी जो होती है स्पाइनल कॉर्ड, ओहो, आप पीछे आके देखोगे तो बहुत बड़ा छेद हो रहा है पीछे। इतना बड़ा पीछे छेद हो रहा है, रोड डली हुई है पीछे। आर पार निकली थी रीढ़ की हड्डी को तोड़ते हुए, उससे सारा शरीर पैरालाइज हो गया। तो जब गोली लगी थी उस वक्त काफ़ी मीडिया कई सालों तक आया होगा, पुलिस वाले आए होंगे उसके बाद? हाँ, सालों तक तो नहीं, महीने तक आए थे, 5-6 महीने शुरू में। फिर सब गायब हो गए। ढूंढने से भी नहीं मिलते थे, जाते थे, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। तो अब ये जो हमारा पॉडकास्ट है क्राइम ब्रांच, इसके जरिए आप क्या अपील करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से या योगी जी से, यूपी पुलिस से? देखो, मैं तो योगी जी से ये बोलूँगा, मैं भी उनका एक नागरिक हूँ, हो सके तो मेरी कुछ मदद करी जाए। अगर मेरे ऊपर एक झूठा सा भी, कोई छोटा सा भी केस हो, इससे भी बड़ी सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ मैं। 7 साल हो गए मुझे रिक्वेस्ट करते करते सरकार से, लेकिन ना मुझे देख रहे, ना मेरे बच्चों को, ना मेरी माँ बाप को। आपको मैंने अभी बताया, मेरे 3 साल पहले बहन ने सुसाइड कर लिया। बस मुझे पता, रक्षाबंधन को कितना रोते हैं हम। पिताजी हमारे 4 भाई हैं, उनके बेचारों को कोई बहन नहीं है, वो भी रोते हैं। उनके चलो हमारी बुआ जी ख़त्म हो गई थी बहुत साल पहले, अब हम रोते हैं, क्या करें। पिताजी का सोच सोच के सिर में जो डॉक्टर ने टीबी की शिकायत बताई, बीमारी की, दोनों की, मम्मी की पापा की, दोनों की आँख बंद हो गई, आँखें ख़राब हो गई, रोते रोते चश्मा चढ़ गया आँखें। मतलब ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी कर दी। रात को जब सोता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, रोजी पे बैठा हूँ अपने पे, कि साली ये रात थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि 2-3 घंटे सो लेते हैं, वरना सुबह उठते ही कहीं ये करो, कहीं इधर को वो करो, भाई तू उठ, भाई तू बैठवा दे, भाई तू आ जा, भाई थोड़ा सहारा लगा दे, भाई बिस्तर पे लौटवा दे, भाई बिस्तर से उठवा दे। बहुत जीवन बस। आप पीछे देख सकते हो, 6 फुट की हाइट थी, इतनी अच्छी अपनी फिजिक्स बनाई थी, लोगों की फिजिक्स बनवाता था। आज बंदे जिम में नए बंदे आते हैं, देख के उल्टे चले जाते हैं कि व्हील चेयर पर बैठा है, क्या बॉडी बनवाएगा किसी की, खुद की तो ऐसी है। जिस शादी में गए थे, सिस्टर का नाम मोनिका है, तो वहाँ माहौल क्या था? सर शादी तो सब कुछ, बाजा वगैरह सब वापस हो गया था। उधर से बिल्कुल शांत से आए थे, अपना 2-4 आदमी आए थे, थोड़ा बहुत खाना पीना करके सिस्टर की विदाई कर दी थी। उसी ये चाचा का लड़का, इसी की भी शादी थी, उसी के 1-2 दिन बाद ऐसी इसकी शादी में हुआ था। 2 शादी थी, 2-3 शादी थी घर में उसी तो महीने रात में कितने बजे आ रहे थे लगभग? मतलब 9:30 बजे। 9:30 बजे तो बहुत रात होती नहीं है। हाँ, 9:30 बजे आ रहे थे। जैसे कि मैंने आपने बताया, वो ब्रेजा गाड़ी वहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे, पर्दी लगी हुई थी काली। मैं अपने दोस्तों को ड्रॉप करने के लिए उतरा था, गाड़ी में थोड़ा म्यूजिक उन्होंने तेज कर दिया, दोस्त ने, एक ने ड्रिंक व्रिंक करा के थी, फिर मैंने तुरंत स्लो भी कर दिया था। और इसी बात पे बस वो सबसे ज़्यादा नाम सुनते ही चढ़ा था कि यादव है, बहुत बदमाश बनते। मैंने कहा सर, मेरे तो दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं बदमाशी से। बहुत रिक्वेस्ट करी, कोई इधर से चांटा मार रहा, कोई इधर से राइफल मार रहा, मतलब ऐसा पागल सा बना लिया था गाड़ी में बंद करके हमको, जैसे हम कितने बड़े बदमाश हैं। अब इस केस की पैरवी कौन कर रहा है? सर पैरवी क्या, बड़ा वाला भाई कर रहा है, चाचा वगैरह, चाचा के लड़के वगैरह ये जाते हैं। पैरवी में से कुछ है नहीं, सब जो कुछ है उनकी बदमाशी चल रही है। कोर्ट कचहरी में खर्चा भी आता होगा? हाँ, बहुत खर्चा है, नौकर रखना पड़ रहा है अपने लिए, नौकर की भी तनख्वाह, अपनी दवाई गोली, कोर्ट कचहरी का खर्चा। गोली लगने के 2-3 दिन के बाद ही, अब से 6-7 साल पहले नाना जी थे, उनका निधन हो गया था। इसी घटना को सुनने के बाद वो काफ़ी लगाव मानते थे मुझसे। अस्पताल में आए थे, मेरी हालत को देख के घर गए, फिर अगले दिन ही बस उनको सदमा पहुंच गया, उनकी डेथ हो गई। मतलब बहुत लॉस में हुआ है मामला, बहुत ज़्यादा। अब 6-7 साल हो गए, अपनी कुछ मेमोरी भी इतनी खास याद नहीं है, लेकिन बहुत ज़िंदगी मतलब ऐसे करी, पूरे परिवार की, चाचा ताऊ भाई बहन सब की, मतलब
जिंदगी कल इसमें ही है। अभी भी कोई पुलिस वाला घर पे आ जाता, मतलब दिल में एक ऐसा डर सा होता है, पता नहीं क्या क्या होने वाला, क्या हो गया, ऐसे दहशत बैठ गई है एक पुलिस नाम से। जबकि वर्दी जो है वो लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती है, जी सुरक्षा का एहसास कराती है, लेकिन यहाँ जितेंद्र यादव जी की पूरी ज़िंदगी जो है गोली ने तबाह कर दी है। जितेंद्र जी, आप अपना पूरा ख्याल रखिए। तो दोस्तों, एक गोली जब लगती है तो वो कितनी, गोली सिर्फ जितेंद्र यादव को लगी लेकिन पूरा परिवार तहस नहस हो गया। जो एक बहन थी वो इस सदमे से सुसाइड कर लिया इन्होंने, पिता बीमार हैं, बॉडी बिल्डर थे, मिस्टर उत्तराखंड भी रह चुके थे, जिम है, लोगों की हेल्थ का ख्याल रखते थे, लेकिन आज हालत ये है कि खुद इनको सहारे की ज़रूरत होती है जब इनको उठना होता है, लेटना होता है। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अपना कमेंट ज़रूर करिएगा।